उसकी बदबूदार दाढ़ी पर उसका दिल आ गया था क्या? ये तो मोनालिसा से ही पूछना पड़ेगा। पंचर जोड़ने वाले के लड़के यहाँ पर आ रहे हैं बड़े बड़े मिनिस्टर, आते टोपी पहन के और मांग लेते हाथ उसका, तो मैं देखता हूँ। लेकिन ये लाइन उसको जिहादियों ने याद कराया कि मुझे बाप से जान का खतरा है। वो तो कहता है कि हम भी एक्टर हैं जी। अरे तो कहाँ एक्टर हो, तो बता तो दे, कहीं कोई क्लिप तो दिखा दे, कोई एक फोटो तो दिखा दे। तो ये तो बकवास है। मतलब अगर लोग सोचते हुए एक्टर है, कहाँ से एक्टर है भाई? तो उसने भनक क्यों नहीं लगने दी? सनोज मिश्रा को भनक कभी क्यों नहीं लगने दी? किस तरह से लड़कियों को बरगलाने के लिए, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए किस तरह से ट्रेनिंग दे करके लोगों को भेजते हैं। जो एक ही रात पहले अपने बाप के साथ वो अच्छे से रील बना रही और दिखा रही कि मेरे पापा हैं मेरे साथ में, और रात भर के बाद सुबह जब होती है तो वही बोलती है कि मुझे पापा से जान का खतरा है। लेकिन आज वो फिल्म, वो निर्माण, वो भरोसा, वो भविष्य, वो सब मिट्टी में मिल चुका है, ये कह सकता हूँ मैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आप देख रहे हैं कड़क बेधड़क ऑफिशियल, और आज हम बात करेंगे वायरल गर्ल रही मोनालिसा की। मोनालिसा वो लड़की जो महाकुंभ में अचानक से वायरल हो गई थी, और वायरल इतनी हुई कि सुर्खियां बन गई, फिल्में मिली, नाम रोशन हुआ, आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। लेकिन अब उस कहानी में आ गया है ट्विस्ट। वो ट्विस्ट आप सब जानते हैं। मोनालिसा ने शादी कर ली है, और शादी की है फरहान के साथ। मतलब इसमें कई एंगल देखे जा रहे हैं। एक एंगल ये भी कि ये लव जिहाद का मामला है। क्यों है लव जिहाद का मामला, कैसे है, क्या इसके अंदर ट्विस्ट आया है, जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सनोज मिश्रा जी। सनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सनोज जी वो शख्स हैं जिन्होंने मोनालिसा को फिल्म दी, क्योंकि ये डायरेक्टर हैं, और अपनी फिल्म में काम करवाया, उसको आगे बढ़ाने के लिए मदद की। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं सनोज जी कि ये लव जिहाद का मामला है। भाई शादी की है, शादी तो कोई भी कर सकता है, उसका पर्सनल मैटर है, ये लव जिहाद का मामला कैसे हो गया? देखिए, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि शादी, किसी के साथ लव होना, किसी के साथ प्यार में रहना या शादी कर लेना, ये कोई मुद्दा नहीं है, और इस पर कोई किसी तरह कोई विरोध नहीं है, ना मेरी तरफ से ना किसी का होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो चीज़ें आई हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक, कि वो एक लड़की वायरल हुई महाकुंभ की वजह से, आइकॉन बन रही थी सनातन धर्म का, और उसके बाद जो वो मुल्ला है, रहने वाला है बागपत का। लड़की कहाँ रहती थी? जंगलों में, बिहड़ों में, वहाँ से निकलकर इंदौर और उज्जैन में। फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है? मुंबई में। और केरल कहाँ है? उसको फिल्म के बहाने जिस तरह से जाल में ट्रैप किया गया, क्योंकि फिल्म अगर बनी होती तो समझ में आता कि हाँ भाई फिल्म बनी, इसी के बीच में इनको प्यार व्यार हो गया होगा। लेकिन वो तो पूरी कहानी एकदम फिल्मी है, स्क्रिप्टेड है। फिल्म के नाम पर बार बार साउथ बुलाया गया उनको, ताकि उसके साथ नजदीकियां बढ़े, और उसका ब्रेन वॉश हुआ पूरी तरह से। और पूरे देश दुनिया ने देखा कि किस तरह से एक ही रात पहले अपने बाप के साथ वो अच्छे से रील बना रही और दिखा रही कि मेरे पापा हैं मेरे साथ में, और रात भर के बाद सुबह जब होती है तो वही बोलती है कि मुझे पापा से जान का खतरा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीएफआई का जो संगठन है, जो कट्टरपंथी लोग हैं, किस तरह से लड़कियों को बरगलाने के लिए, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए किस तरह से ट्रेनिंग दे करके लोगों को भेजते हैं। जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो सिर्फ 10% है, 90% चीज़ें हिडन रह जाती हैं। उसी का एक नतीजा है, और एकदम स्पष्ट है कि ये सोची समझी साजिश है, ये एक जाल है जिसमें इस तरह से फंसाया गया उस लड़की को। आप ये कह रहे हैं जाल, आप ये कह रहे हैं ट्रैप है। कैसे ट्रैप है? वो तो कह रही है हमें प्यार हुआ है जी, हमें इश्क हुआ है, हमें मोहब्बत हुई है। जी। आप कह रहे हैं ट्रैप है। वो कह रहे हैं कि इसने, यानी कि फरहान, वो शादी नहीं करना चाहता था उससे, मोनालिसा ने उसको पहले प्रपोज किया, और आप कह रहे हैं ट्रैप है। कैसे ट्रैप है ये? नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए कि उस बुड्ढे में है क्या, उस मौलाना में? उसकी बदबूदार दाढ़ी पर उसका दिल आ गया था क्या? ये तो मोनालिसा से ही पूछना पड़ेगा। हाँ, पूछ लीजिएगा, वो बदबूदार दाढ़ी पर उसका दिल आ गया था क्या? पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो जो प्यार है, जो ट्रैप है, जो जिस तरह की जो लड़कियां जो धर्मांतरण का शिकार होती हैं, जितने भी आप मैटर देख लें आप, स्पष्ट रूप है उसमें कि सबसे पहले वो यही बोलती हैं कि मेरे माँ बाप से मुझे जान का खतरा है, और मैं इनके ऊपर दीवानी हो गई। क्योंकि उनको बताया जाता है कि अगर मैं बोलूंगा, कि अब्दुल तो बोल नहीं सकता सामने से, अब्दुल बोलेगा तो जय श्री राम वाले निकल पड़ेंगे, इसलिए लड़की को आगे रखो और लड़की से कहलवाओ कि
बदबूदार दाढ़ी से मुझे प्रेम हो गया था, इस टकले से मुझे, लादेन वाली शक्ल से मुझे प्यार हो गया था और मैंने ही इनको अप्रोच किया, मैं ही मरी जा रही थी इसके ऊपर। ये पूरा स्क्रिप्ट होता है और यही तो पीएफआई का जो फंडा है, जो इसमें लव जिहादी जो जिनके जो अपॉइंट किए जाते हैं उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। इतने ज्यादा श्योरिटी के साथ, श्योरिटी इसलिए कह सकता हूँ कि वही संगठन है जो इस तरह से मोटिवेट करता है कि आदमी बम बांध के खुद को उड़ा लेता है। तो वो तो एक साधारण सी भी लड़की थी, वो तो एक जंगल में रहने वाली माला बेचने वाली लड़की थी, उसको मोटिवेट करना कितना मुश्किल होगा। इसलिए श्योरिटी से कह रहा हूँ कि एक शाम पहले वो अपने बाप के साथ जिस खुशी से घूम रही थी, अचानक से कैसे यूटर्न ले लिया उसने। अगर उसको मोटिवेट नहीं किया गया, अगर उसका ब्रेन वॉश नहीं किया गया, तो उसने भनक क्यों नहीं लगने दी? सनोज मिश्रा को भनक कभी क्यों नहीं लगने दी? फैमिली को भनक क्यों नहीं लगने दी पहले? और हर तरह से उसको सपोर्ट किया, बिकॉज ऑफ वो कहीं ना कहीं से अंदर से उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया था, उसको सबके खिलाफ कर दिया गया था। जो अचानक से उसने यूटर्न लिया, उसके पीछे उसका दिमाग नहीं है, वो जिहादी का दिमाग है, वो पंचर पुत्र का दिमाग उसके पीछे काम कर रहा है। ये स्पष्ट है, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं। और मैं आपको ये बात अभी दावे के साथ बोल रहा हूं कि आज नहीं तो कल ये चीज पूरी देश दुनिया के सामने क्लियर हो जाएगी कि ये बहुत बड़ा लव जिहाद था जिसको सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए प्लान किया गया था। और ये सारी कड़ियां खुलेंगी, इसलिए खुलेंगी क्योंकि मैं लगातार लगा हुआ हूं और इस पर जांच इंक्वायरी करने के बाद जो पुलिस ने अपना स्टैंड लिया है, अभी माननीय सरकार ने, जो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं मोहन यादव जी ने, और जिस तरह से तमाम सारे संगठन अब मेरे साथ आ रहे हैं, तो ये जो मेरी बात है, ये बात खाली मेरी नहीं रह गई। नहीं, कितने संगठन आ गए आपके साथ और क्यों इस संगठनों की जरूरत पड़ रही है? भाई उसकी पर्सनल लाइफ है, उसके बाद जो भी होगा वो देखेगी, वो समझेगी। आपको क्यों उससे दिक्कत? आपको क्या मतलब? नहीं, मुझे इसलिए दिक्कत है कि उसकी पर्सनल लाइफ थी, तो उसने सनातन के नाम पर वो आइकॉन बन रही थी। ये पर्सनल लाइफ वहां पर आदमी की नहीं रह जाती। जब आप पब्लिक के हो जाते हो तो आपको लोग, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। उसको कौन फॉलो करता था? आदिवासी लोग, निचले कास्ट के लोग, अनपढ़ लोग। तो उनको मोटिवेट करने के लिए कि अगर ये मुस्लिम से शादी कर सकती है तो हम क्यों ना करें, क्योंकि ट्राइबल्स एरिया में इनका जो नेटवर्क है पीएफआई का, वो काम करता है, इनके जो वॉरियर्स है वो लोग काम करते हैं वहां पर, उनका रास्ता खुल जाए, इसलिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर ये होता तो ये बागपत का रहने वाला मुल्ला ये केरल में जाके शादी क्यों करता? दूसरी बात, केरल में फ्रॉड करके लेके गया कि वहां पर शादी, मतलब फिल्म बनाने, कोई फिल्म नहीं बनी 6 महीने के अंदर। और सबसे पहली बात आपको बताना चाहूंगा कि जब इसकी मुलाकात पहली बार हुई है उज्जैन में, तो ये बहाने से आया था कि मैं फिल्म बनाने के लिए आया हूं, और सनोज मिश्रा सिर्फ अपनी फिल्म तक आपको सीमित रखेंगे, द डायरी ऑफ मणिपुर तक खाली सीमित रखेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपकी बेटी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो उस तरह से पहले बाप को बरगलाया। और आया कैसे था? अगर ये लव जिहाद नहीं है तो टीका लगा के आया था, माला रुद्राक्ष पहन के आया था, भगवा उड़ कर आया था। तो टीका तो अभी भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो लगा नहीं, तो उस वक्त तो उसको तो एक्चुअल में ग्रिप में लेना था ना। अगर वो दाढ़ी लगा के, वो टोपी पहन के वो आता तो उतना वो एक्सेप्ट नहीं करती। वो तो साधु के वेश में आया था, रावण जैसा उसने रूप बनाकर आया था वो। और मंदिर में गया महाकाल के, और मंदिरों में ही घूमता रहा वहां, और समझाता रहा कि देखो इसको हिंदी से निकालो और साउथ में ले चलते हैं, क्योंकि साउथ में केरल है और केरल में पीएफआई का पूरा अड्डा है, केरल ही वामपंथियों का अड्डा है, केरल ही ऐसी जगह जहां पर सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए लगातार साजिशें पिछले कई सालों से चलती चली आ रही हैं। तो इसमें किसी तरह का कोई संदेह बचता ही नहीं है कि ये कोई मोहब्बत वाली बात थी, प्यार वाली बात थी। तो यहीं मर जाते, दिल्ली में मर जाते, कहीं पंजाब चले जाते, केरल ही क्यों गए? और केरल जाने के बाद पंचर जोड़ने वाला जो है, वो पंचर जोड़ने वाले के लड़के के यहाँ पर आ रहे हैं बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े जिहादी, बड़े बड़े वहां पर पॉलिटिशियन। तो पंचर जोड़ने वाला कहाँ है? वो तो कहता है कि हम भी एक्टर हैं जी। तो कहाँ एक्टर हो? तो बता तो दे, कहीं कोई क्लिप तो दिखा दे, कोई एक फोटो तो दिखा दे, कहीं लात जूते खाते हुए अपना कोई फोटो दिखा दे फिल्म में, वो भी तो नहीं है। तो ये तो बकवास है। मतलब अगर लोग सोचते हुए एक्टर है, कहाँ से एक्टर है भाई? मैंने तो 17-18 फिल्में बनाई लोगों के सामने, पब्लिक दुनिया के सामने। उसमें चली नहीं चली, क्या हुआ, फ्लॉप हुई, हिट हुई, वो सबके सामने। हमें तो नहीं बताने की जरूरत पड़ती कि नहीं मैंने किया है, मैं हूँ, मैं प्लांट कर रहा हूँ। ये सब प्लांट की हुई चीजें। और जिस तरह से अपने आप को एक्टर बता के, फरहान को एज एन एक्टर कभी आपने नहीं देखा? ओहो गधा, किसी ने नहीं देखा। मैं तो क्या हूँ, मैं तो इस तरह के लेवल के लोगों तो मेरी पहुंच ही नहीं है, लेकिन किसी ने नहीं देखा दुनिया में। वो सिर्फ एक एजेंडा है, जैसे बागपत है, वो गढ़ है पूरा।
वो ऐसी एंटी जो नेशन चीजें वहाँ का गढ़ है पूरा। उसमें से ऐसे बहुत सारे वॉरियर्स हैं, तमाम सारे ऐसे लड़के हैं जो पढ़ के आते हैं किताबें वहाँ पर। जो एजुकेशन देश का चलता है, उसके अलावा जो दूसरी किताबें और दूसरा ज्ञान दिया जाता है, उसी की बिहार पर तो लोग काम करते हैं। बागपत में कोई पहली बार घटना नहीं हुई है, और ये घटना इसलिए ज्यादा चर्चा में आ गई क्योंकि इसको ये लोगों ने जानबूझकर स्टैंड लिया है। अभी माननीय सरकार ने, जो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, मोहन यादव जी ने, और जिस तरह से तमाम सारे संगठन अब मेरे साथ आ रहे हैं, तो ये जो मेरी बात है, ये बात खाली मेरी नहीं रह गई। नहीं, कितने संगठन आ गए आपके साथ, और क्यों इस संगठनों की जरूरत पड़ रही है? भाई उसकी पर्सनल लाइफ है, उसके बाद जो भी होगा वो देखेगी, वो समझेगी। आपको क्यों उससे दिक्कत? आपको क्या मतलब? नहीं, मुझे इसलिए दिक्कत है कि उसकी पर्सनल लाइफ थी, तो उसने सनातन के नाम पर वो आइकॉन बन रही थी। ये पर्सनल लाइफ वहां पर आदमी की नहीं रह जाती। जब आप पब्लिक के हो जाते हो तो आपको लोग, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। उसको कौन फॉलो करता था? आदिवासी लोग, निचले कास्ट के लोग, अनपढ़ लोग। तो उनको मोटिवेट करने के लिए कि अगर ये मुस्लिम से शादी कर सकती है तो हम क्यों ना करें, क्योंकि ट्राइबल्स एरिया में इनका जो नेटवर्क है, पीएफआई का, वो काम करता है। इनके जो वॉरियर्स है वो लोग काम करते हैं वहां पर, उनका रास्ता खुल जाए, इसलिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर ये होता तो ये बागपत का रहने वाला मुल्ला ये केरल में जाके शादी क्यों करता? दूसरी बात, केरल में फ्रॉड करके लेके गया कि वहां पर शादी, मतलब फिल्म बनाने, कोई फिल्म नहीं बनी 6 महीने के अंदर। और सबसे पहली बात आपको बताना चाहूंगा कि जब इसकी मुलाकात पहली बार हुई है उज्जैन में, तो ये बहाने से आया था कि मैं फिल्म बनाने के लिए आया हूं, और सनोज मिश्रा सिर्फ अपनी फिल्म तक आपको सीमित रखेंगे, द डायरी ऑफ मणिपुर तक खाली सीमित रखेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपकी बेटी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो उस तरह से पहले बाप को बरगलाया। और आया कैसे था? अगर ये लव जिहाद नहीं है तो टीका लगा के आया था, माला रुद्राक्ष पहन के आया था, भगवा उड़ कर आया था। तो टीका तो अभी भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो लगा नहीं, तो उस वक्त तो उसको तो एक्चुअल में ग्रिप में लेना था ना। अगर वो दाढ़ी लगा के, वो टोपी पहन के वो आता तो उतना वो एक्सेप्ट नहीं करती। वो तो साधु के वेश में आया था, रावण जैसा उसने रूप बनाकर आया था वो। और मंदिर में गया महाकाल के, और मंदिरों में ही घूमता रहा वहां, और समझाता रहा कि देखो इसको हिंदी से निकालो और साउथ में ले चलते हैं, क्योंकि साउथ में केरल है, और केरल में पीएफआई का पूरा अड्डा है, केरल ही वामपंथियों का अड्डा है, केरल ही ऐसी जगह जहां पर सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए लगातार साजिशें पिछले कई सालों से चलती चली आ रही हैं। तो इसमें किसी तरह का कोई संदेह बचता ही नहीं है कि ये कोई मोहब्बत वाली बात थी, प्यार वाली बात थी। तो यहीं मर जाते, दिल्ली में मर जाते, कहीं पंजाब चले जाते, केरल ही क्यों गए? और केरल जाने के बाद पंचर जोड़ने वाला जो है, वो पंचर जोड़ने वाले के लड़के के यहाँ पर आ रहे हैं बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े जिहादी, बड़े बड़े वहां पर पॉलिटिशियन। नहीं, तो पंचर जोड़ने वाला कहाँ है? वो तो कहता है कि हम भी एक्टर हैं जी। तो कहाँ एक्टर हो? तो बता तो दे, कहीं कोई क्लिप तो दिखा दे, कोई एक फोटो तो दिखा दे, कहीं लात जूते खाते हुए अपना कोई फोटो दिखा दे फिल्म में, वो भी तो नहीं है। तो ये तो बकवास है। मतलब अगर लोग सोचते हुए एक्टर है, कहाँ से एक्टर है भाई? मैंने तो 17-18 फिल्में बनाई लोगों के सामने, पब्लिक दुनिया के सामने। उसमें चली नहीं चली, क्या हुआ, फ्लॉप हुई, हिट हुई, वो सबके सामने। हमें तो नहीं बताने की जरूरत पड़ती कि नहीं मैंने किया है, मैं हूँ, मैं प्लांट कर रहा हूँ। ये सब प्लांट की हुई चीजें। और जिस तरह से अपने आप को एक्टर बता के, फरहान को एज एन एक्टर कभी आपने नहीं देखा? ओहो गधा, किसी ने नहीं देखा। मैं तो क्या हूँ, मैं तो इस तरह के लेवल के लोगों तो मेरी पहुंच ही नहीं है, लेकिन किसी ने नहीं देखा दुनिया में। वो सिर्फ एक एजेंडा है, जैसे बागपत है, वो गढ़ है पूरा। वो ऐसी एंटी जो नेशन चीजें वहाँ का गढ़ है पूरा। उसमें से ऐसे बहुत सारे वॉरियर्स हैं, तमाम सारे ऐसे लड़के हैं जो पढ़ के आते हैं किताबें वहाँ पर। जो एजुकेशन देश का चलता है, उसके अलावा जो दूसरी किताबें और दूसरा ज्ञान दिया जाता है, उसी की बिहार पर तो लोग काम करते हैं। बागपत में कोई पहली बार घटना नहीं हुई है, और ये घटना इसलिए ज्यादा चर्चा में आ गई क्योंकि इसको ये लोगों ने जानबूझकर इसको प्लांट किया ताकि डिच किया जा सके, सनातन धर्म को एक तरह से डिच किया जा सके। से आप मिले, आपने बात की, कभी ऐसा लगा कि वो अलग धर्म में जाके शादी कर लेगी या इस तरह से कुछ हो जाएगा? कभी नहीं लगा, क्योंकि मेरा विश्वास इतना मजबूत था। और आज जो मुझे तकलीफ है इसी बात की है कि मैं इतना बड़ा धोखा कैसे खा गया। खासतौर पे उस समय को मैं सोचकर आज अपने आप को कोसता हूँ कि वो कौन सा समय था जब मैंने ये निर्णय लिया था कि नहीं, इस गरीब लड़की को मैं बॉलीवुड में लेके जाऊँगा, मैं इसको ट्रेंड करूँगा, और इसको मैं एक दुनिया के सामने एक मिसाल बनाऊँगा कि देखो आम आदमी भी खास बन सकता है, सिर्फ जज्बा होना चाहिए। वो जज्बा मुझे दिखा था उस वक्त, और आखिर तक, जिस दिन तक उसने कांड को अंजाम नहीं दिया, वहां तक भी मुझे कभी कोई ऐसा शक ही नहीं हुआ। अभी 1.5 महीने तक हम लोग शूटिंग करते रहे, 20 दिन हम नेपाल में भी रहे, महीने भर भी उत्तराखंड में भी शूटिंग हुई, लेकिन कभी ऐसा कुछ डाउट तो हुआ ही नहीं।
और दिन भर जो गंगा मैया की बात करने वाली लड़की दिन भर जो बात करती थी धर्म की और कि माँ का आशीर्वाद है, माँ बाप के अलावा कुछ सोचती भी नहीं थी, वो इतना बड़ा स्टैंड तो नहीं उठा सकती बगैर किसी साजिश के। और वो भी खासतौर पे तब वो कोई पीएचडी थोड़ी की हुई है कि वो जो बोल रही वही सच है, उससे बुलवाया जा रहा है। एक लाइन उसको 4 लाइनें खाली आती कि हाँ यहाँ पे आके मुझे अच्छा लगा। दूसरा क्या बोलती थी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और तीसरा क्या बोलती थी कि मैं स्कूल बनवाऊंगी अपने गांव में। ये 3 लाइनें उसको जो याद कराई गई थी उतने खाली बोलती थी, लेकिन ये लाइन उसको जिहादियों ने याद कराया कि मुझे बाप से जान का खतरा है। ये जिहादियों ने कहा कि मैं ये बदबूदार दाढ़ी के ऊपर मेरा दिल आ गया था। ये जिहादियों ने तीसरी लाइन उसको याद कराई कि अगर मुझसे शादी नहीं करते तो मैं मर जाती। ये स्पष्ट है पूरी तरह से दुनिया के सामने। और इन बातों को मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ना मुझे कोई सनसनी मचानी है, ना अपनी पिक्चर की कोई पब्लिसिटी चाहिए। मेरी पिक्चर तो वैसे भी डब्बे में चली गई। ना मैं पॉलिटिशियन हूँ कि भैया ऐसा ऐसा बोलूंगा तो मुझे वो वोट मिल जाएगा, मुझे तो कुछ नहीं। मैं एक सनातनी हूँ, ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, और सच की आवाज़ में उठाता हूँ हमेशा, चाहे फिल्म माध्यम रहा हो मेरा, चाहे समाज। तो मैं और मेरी जिम्मेदारी बनती है नैतिक कि मैं जो मुझे लग रहा है उसके बारे में मैं बात करूं, साक्ष्य जो है मुझे दिख रहे हैं उसके बारे में बात करूं। उस नाबालिग लड़की को बहकाकर जिस तरह से ले जाया गया और जो पूरा खेल पूरी दुनिया के सामने रखा गया, वो मैं पहले दिन से ही मैंने ही इस बारे में बोलना शुरू किया, और आज पूरा देश मेरे साथ है। केरल सरकार की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब शादी हुई तो बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग उन्हें मिला, और फिर प्रोटेक्शन की भी मांग की गई कि भाई देखिए जान से खतरा है। परिवार वालों से ही है जिसने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। देखिए, वहाँ की सरकार के बारे में कुछ भी बोलना तो बड़ी बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि सरकार वहाँ पर हमेशा जो सनातन के खिलाफ रही है। दूसरी बात यह है कि पंचर छाप जो आदमी है उसको इस तरह से वीआईपी वहाँ पर जो ट्रीटमेंट दिया गया, वहाँ की सरकार का यह है कि आप कहीं से भी आओ भागकर, हमारे यहाँ आपको शरण मिलेगी। यहाँ पीएफआई बैठा हुआ है जिसको विदेशों से आप फंडिंग होती है, वहाँ से आपको सैलरी मिलेगी। जिस स्लैब की लड़की को लेके आओगे, अभी छांगुर बाबा का आपका सामने एग्जाम्पल सामने है कि किस तरह से उसका इतना बड़ा नेटवर्क बना रखा था पूरे देश में उसने, तो कितनी लड़कियों को उसने कन्वर्ट किया, कैसे कैसे पैसे आते थे उसके अकाउंट में और कैसे वो सैलरी में देता था लोगों को। तो सेम फंडा तो वही है। और वहाँ की सरकार तो हमेशा कटघरे, क्योंकि वामपंथी लोग हैं, वो तो चाहते हैं कि सनातन खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, बदनाम हो जाए। तो सरकार का साथ देना कोई नई बात वहाँ पे नहीं है। जिस तरह से उन लोगों ने, सरकार ने वहाँ पे फर्जी पेपर बनाए वहाँ की सरकार ने, और उस लड़की को बालिग करार दिया, पहली बात तो। दूसरी चीज वहाँ की सरकार ने क्या किया, आधार कार्ड दिखा रहा था, आधार कार्ड जन्म का उस पे लिखा हुआ है कि जन्म का प्रमाण पत्र या नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है वो। मतलब और आधार कार्ड अभी आपको बना दूं मैं, आपकी एज में 70 साल दिखा दूंगा मैं। अब बताइए आप, तो आप उसके बिहार पर कैसे कह सकते हो कि वो फर्जी नहीं था, असली था। और तुरंत मैरिज सर्टिफिकेट आप इश्यू कर दे रहे हो। मैरिज सर्टिफिकेट बाद में इशू हो रहा है, तुरंत पोस्टर बन के आ गया कि दिस इज रियल केरल स्टोरी। और वो कौन कर रहा है, वहाँ के मंत्री, मिनिस्टर और वहाँ का शासन। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जितनी एंटी चीज़ें हैं आज की तारीख में। कश्मीर में तो कुछ बचा नहीं, हिंदुओं को खतरा कश्मीर में इसलिए नहीं कि कश्मीर से हिंदू साफ हो चुके हैं, वहाँ कोई है नहीं, ठीक है। अब जहाँ पे थोड़े बहुत बचे हुए 5-10% केरल में है जो संघर्ष कर रहे हैं। अभी हाल की बात मैं बता रहा हूँ, इस घटना के बाद, मोनालिसा वाली मैटर के बाद मेरी किसी से जो बात हो रही थी, और वो आंकड़े आप खुद भी ऑथेंटिकल हैं, ये नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ। जितने भी एप्लीकेशन वहाँ शादी के लिए आए हैं, तिरुवनंतपुरम में खास तौर पर करीब 26-27 एप्लीकेशन वहाँ पे आए, जो 1 महीने पहले देना पड़ता है वहाँ पे। उसमें जितने भी जो लड़के हैं वो सब मुल्ले हैं, और जितनी लड़कियां हैं उसमें एक केस को छोड़ के बाकी सब हिंदू हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर इस तरह धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के जो इस तरह के फॉर्मूले हैं, जो होता नहीं कि पारितोषिक दिया जाएगा आपको, तो आपको बढ़ावा दिया जाएगा, वही तो कर रहे हो लोग। नहीं, मोनालिसा ही क्यों आपको लगता है, मोनालिसा ही टारगेट क्यों रही? क्यों? इसलिए क्योंकि वो सनातन का एक फेस थी, धर्म का एक फेस थी। और सबसे बड़ा जो उनका एजेंडा चलता है कि सोनाक्षी सिन्हा ने मुस्लिम से किया तो मैं क्यों नहीं, तो जो आदिवासी सब सोचेंगे कि अरे मोनालिसा ने किया तो मैं क्यों ना कर लूँ। इस बात के लिए उन लोगों ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी भी तरह से महाकुंभ के आयोजन को विफल किया जाए, क्योंकि महाकुंभ से निकलकर यही एक अकेली लड़की थी जो आगे बढ़ रही थी लगातार, जिसका भविष्य लोग तलाश रहे थे, और जिससे सनातनी जो लोग हैं उनको बहुत उम्मीदें थी कि ये अगर आगे कुछ बनेगी तो ये देश दुनिया के लिए बड़ी अच्छी खबर होगी और एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों मतलब सोनाक्षी सिन्हा से इंस्पायर्ड थी मोनालिसा, ये कह रहे हैं आप? ऑफ कोर्स थी, ऐसे बहुत सारी लड़कियां सोनाक्षी से इंस्पायर होकर मुसलमानों के साथ। कभी उसका जिक्र किया? हाँ, किया उसने मुझे। दरअसल मैं कभी भी जब इंटरव्यू में उसको ले जाता था
तो उससे पूछा जाता था कि ये तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन है, तो बोलते सोनाक्षी। तो कई बार मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो सोनाक्षी क्यों पसंद है तुम्हें? ऐसे ही मेरी शक्ल उससे मिलती जुलती है, ऐसा उसको बताया गया था। तो मैंने कहा नहीं, सोनाक्षी के बजाय बोला करो कंगना रनौत। तो मैंने ये चीज़ महसूस किया, जब मेरे साथ किसी प्रेस पार्टी में जाती थी तो वहाँ पे कंगना का नाम लेती थी, जब अकेली रहती थी तो सोनाक्षी का ही नाम लेती थी। तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर थी, और मेरे मतलब उस पे कि मैं कहीं बुरा ना लग जाए, इसलिए वहाँ पर कंगना का नाम लेती थी। तो मतलब ये तो चीजें पहले से चल रही थी ना, फिर तो दिमाग में उसके पहले से चीजें चल रही थी। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि वो इस तरह से इतना बड़ा कदम उठा लेगी, ये इतना बड़ा इशू नहीं था जो। लेकिन हाँ, मुझे लगता था कि, मुझे लगा शायद शक्ल की वजह से इसको लोग बोलते हैं तुम्हारी शक्ल उसके जैसी, इसलिए बोल दोगे। तो इस्लाम की तरफ इसका जो झुकाव, या जो इसको जो जिस तरह से मोटिवेट किया गया है, वो 6 महीनों के 8 महीनों के अंदर हुआ। जिस तरह से मैंने बताया ना कि वो आया बनकर वहां पर छद्म वेश धारण करके आया उज्जैन में, और माला पहनकर, ये सब करने की क्या जरूरत थी? आते टोपी पहन के और मांग लेते हाथ उसका, तो मैं देखता। या कर लेते शादी आके यूपी में, उत्तर प्रदेश में तो है ना तुम्हारा घर, यहाँ कर लेते शादी आके, लव जिहाद यहाँ करते, तो मतलब महाराष्ट्र में करते हमारे यहाँ के। तो जब ये यहाँ से गई, मध्य प्रदेश से जी केरला गई, तो मेरे ख्याल से वो 6 महीने का ही पीरियड रहा होगा, टाइम ड्यूरेशन। हाँ ऑफ कोर्स, और इसी बीच में 6 महीने में, इसलिए बार बार बुलाया जाता था इसको, ताकि थोड़ी अलग कुछ निजता रहे, कुछ अलग में उससे बात, क्योंकि जो माहौल उनके फैमिली का है, जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं, उसमें बड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। कोई भी अपनी लड़की को 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता है। वो खाली मौका उनको वही था कि फ़ोन कॉल्स, सोशल मीडिया, और वहाँ पे बुलाना। लेकिन फादर भी तो उसके साथ थे ना उस दौरान? हाँ बिल्कुल साथ थे। और तो फिर उस दौरान उसको मौका कैसा मिल गया? मौका देखिए, वो सब प्लानिंग थी पहले से। पहले देखिए, पहले लोग 5 लोग जाते थे, हाँ, फिर 4 हुए, फिर 3 हुए, फिर 2 हुए, फिर 1 हो गया, कि मतलब एक ही आदमी साथ में आना चाहिए। तो धीरे धीरे लोगों को भी वहाँ पे कम कर दिया, और इसलिए कम किया गया क्योंकि उनको एक वारदात को अंजाम देना था, बहुत बड़ी वारदात को, और इतनी बड़ी वारदात जो कि सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा एक वो बन जाएगा, एक चिंता का विषय बन जाएगा। इसलिए उन लोगों ने बड़ा प्लान किया है। और इसके अलावा दूसरी कोई सच्चाई नहीं है कि वो बदबूदार दाढ़ी या बहुत शक्ल वाला हो या क्या है, मतलब वो सिर्फ ये ब्रेन वॉश है, ये मोटिवेशन है। और आपको इतना धक्का लग रहा है सनोज हाँ, जी, उनके माता पिता को कितना धक्का लग रहा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं? क्या कह रहे हैं? मैं तो उनके साथ ही, और मैं जितना मतलब जैसे ये घटना हुई तब से मैं पहुंच गया था, बिकॉज ऑफ उनके परिवार को संभालना मुश्किल था। वो लोग इतने पढ़े लिखे तो है नहीं ना, समझदार हैं कि वो अपने लिए लड़ाई लड़ सकते। तो उस लड़ाई को भी मुझे आगे बढ़ानी थी, क्योंकि मुझे ये नहीं है कि मोनालिसा वापस आएगी, नहीं, वो भाड़ में जाए, मुझे से मतलब नहीं है। मुझे ये था कि मैं कम से कम उन गरीबों की लड़ाई को एक बार सामने तक तो ले आऊं, जो साजिश कर रहे हैं लोग, उनको सामने तक तो ले आऊं कि किस तरह से साजिश का शिकार किया गया है, किस तरह से गरीबों का मजाक बनाकर सनातन धर्म को बदनाम किया गया। मेरा मिशन ये था, और इस मिशन में मैं आगे बढ़ चुका हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी तक, मोहन यादव जी तक ये बात पहुंच चुकी है। उन्होंने डीजीपी को भी आदेशित किया है, और मैंने एक लिखित शिकायत मैंने वहाँ पर दर्ज कराई है संबंधित थाना में। नहीं, अब क्या कह रहे हैं उनके माता पिता कि कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई, जिस वजह से अब ये परिणाम हुआ? और कभी उन्होंने भी सोचा था कि उनकी लड़की जो इतनी वायरल हो गई, रातों रात उसकी किस्मत बदल गई, चमक गई, रातों रात फिल्म्स मिलने लगी, पैसा आने लगा, ऐसा हो जाएगा? देखिए, वो लोग क्या है, बहुत भोले भाले लोग हैं, और इतने भोले हैं कि वो किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं, जिसका परिणाम सामने है। उनको अपने बच्चे का भविष्य सिर्फ दिख रहा था। उस मुल्ले की बातों में वो सिर्फ अपना भविष्य तलाश रहे थे कि मेरी बेटी का भविष्य है। हो सकता है सनोज मिश्रा तो जो कर रहे हैं, उन्होंने कभी मेरा विरोध नहीं किया। सनोज मिश्रा जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ अलग से भी हो जाए। हालांकि मैं भी ये चाहता था कि, मैं नहीं चाहता था कि जो है वो आगे ना बढ़े, हमने हमेशा उसको बढ़ावा दिया। और मैं ज़्यादा इसमें इफ़र्ट इसलिए नहीं करता था कि कहीं उनको ऐसा ना लगे कि मैं ज़बरदस्ती कुछ अधिकार जमाना चाह रहा हूँ या उसको आगे बढ़ने से रोकना चाह रहा हूँ। तो उनको भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होने दिया इस बात का, और उन्हें ये लग रहा था कि ये मुल्ला जो है हमारे लिए कुछ करने वाला है, ज़रूर कुछ करेगा, क्योंकि बातें इतनी बड़ी बड़ी, सपने इतने बड़े बड़े, और इतना बड़ा सब दिखा के, पूरा भौकाल दिखा के सरकार के सहयोग से वहाँ पर, और इस बड़ी घटना को अंजाम उसने दे डाला। आपके ऊपर भी कई एलिगेशंस लगे थे उस वक्त। मोनालिसा ने कहा था नहीं वो तो मेरे फादर की तरह हैं। जी जी, हाँ, हमेशा वो आपके सपोर्ट में ही खड़ी रही। लेकिन नहीं, ठीक है, लेकिन जो इसका कदम रहा है, मैं भी उसको बेटी ही मानता रहा हूँ हमेशा, और इस कदम के बाद वो बेटी वाले शब्द तो मैंने वापस ले लिए, बिकॉज ऑफ कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी इस तरह से इतना घटिया कदम उठाए।
तो मेरे शब्द वापस लेता हूँ मैं, और मैं खेद व्यक्त करता हूँ अपनी उस सोच पर जब मैंने सोचा था कि मैं इसको हीरोइन बनाऊंगा फिल्म में। बहुत आप इमोशनली जुड़े हुए थे उससे। हाँ जी, बहुत। क्योंकि मुझे इसमें कोई शक मैं जो नहीं। आपके फेस के एक्सप्रेशन देख पा रही हूँ उससे भी जी, मुझे लग रहा है कि आप बहुत इमोशनली उसके साथ जुड़े हुए थे। जी, जी, हाँ। और जब ये कदम उठाया तो बहुत धक्का लगा अंदर। हाँ, मैं बहुत आहत हूँ, और शायद जो ये कदम उसने उठाया उसको नहीं पता होगा कि ये उसने कितना बड़ा नुकसान मेरा तो किया ही, धर्म का किया, लोगों की भावना, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं आज की तारीख में। मैं तो हूँ ही, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य था, और मैंने बहुत मेहनत करके इस फिल्म को तैयार किया था। मेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें हुई, इस साजिशों में मुझे जेल भी जाना पड़ा झूठे केसों में, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इस फिल्म को कंटिन्यू रखा कि देश दुनिया ये न कहे कि गरीबों का मजाक उड़ाया इसने, खाली शोशेबाजी की, और आउट ऑफ वे जा कर के मैंने फिल्म का निर्माण पूरा किया। लेकिन आज वो फिल्म, वो निर्माण, वो भरोसा, वो भविष्य, वो सब मिट्टी में मिल चुका है, ये कह सकता हूँ मैं। अब आगे क्या प्लानिंग है आपकी फिल्म की? फिल्म का तो भविष्य मुझे नहीं, क्योंकि बन जिस तरह चुकी से, है वो हाँ, फिल्म? फिल्म तैयार हो चुकी है, 2 दिन का शूट बचा हुआ था। तो अगर वो तैयार भी हो जाती है तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई भविष्य उसका बचेगा, क्योंकि जिस तरह से उसके खिलाफ जो लोग थे, जो सपोर्ट में थे, अचानक से यू टर्न हुआ। और मेरी फिल्म की फिल्म की जो मार्केटिंग करने वाली कंपनियां थी, उन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि साहब अब इसको हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते। और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसको जिस तरह से कॉरपोरेट कंपनियां रिलीज़ करती हैं कर पाऊँ। और इतना कर्ज मैंने ऑलरेडी पहले ले रखा है, इतना इंटरेस्ट मेरे ऊपर आ रहा है हर महीने का, तो ये सब बोझ है मेरे लिए। और मेरे पास तो बस यही है कि 2 साल की मेरी मेहनत, 2 महीने की जेल, और 10 करोड़ रुपए का कर्ज, ये सब दे करके मुझे एक सबक भी नहीं कह सकते, सबक तो बड़ी छोटी चीज़ हो जाती है। जो जो कुछ मुझे मिला है, तो वो ऐसा मिला है कि मुझे लगता है कि अब इन सब सिनेमा से, भरोसे से, गरीबी से, किसी पर ट्रस्ट करने से सब विश्वास टूट चुका है। और मुझे नहीं लगता है कि मैं फिर अब नॉर्मल ज़िंदगी जी पाऊँगा जैसे मैं पहले था। मोनालिसा को अभी तक कितना पैसा आपने दिया है? पैसा जो भी तय हुआ था हमारा उनके साथ, वो हमने जैसे? दिया है। अब ये तो बात यहाँ एक्सप्लेन करने की बात नहीं कि कितना पैसा दिया तो गया। मतलब उसमें हाँ, लेकिन उसने कुछ पैसे कमाए। मैंने अपने जो हमने फिल्म बनाई थी उसमें हमने 21 लाख के लिए जो बात की थी, वो हमने अपना कमिटमेंट पूरा किया। उसके साथ उसकी ट्रेनिंग, उसका रहने का, वो सभी व्यवस्था भी मैं देखता था। तो यहाँ पर पैसे की तो वो बात नहीं कि वो पैसे मुझे वापस कोई कर देगा तो मैं रिकवर हो जाऊँगा, नहीं। जो विश्वास, जो भरोसा जो टूट गया है, वो अब किसी पे भी नहीं कायम होगा। ये यहाँ पर पैसा 21 लाख मैटर रुपए नहीं उसके करता। अगर परिवार को मिले तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड में क्या वो बदलाव आया? देखिए, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड में वो कैसे जीते हैं, कैसे नहीं, इसके अलावा भी पैसे मिले भाई। कई सारे इवेंट में हिस्सा लिया उन्होंने, कई सारे बाहर से, जो जैसे फिल्म वाले ने भी, इसने भी कुछ ना कुछ पैसे दिए होंगे। तो ये नहीं कह सकते कि वो बड़ा आर्थिक में उस तरह से, या फिर वो अचानक से वो हाई फाई हो जाएंगे या हो जाएंगे। उनका अपना लाइफ स्टाइल है, वो लोग अपने तरीके से जीने वाले लोग हैं। उन्होंने अपने कैसा अपना एडजस्टमेंट किया, वो अपना वो जाने। हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते कि वो क्यों नहीं बने, मतलब बड़े क्यों नहीं बन गए, छोटे ही क्यों रह गए। तो आपने एक एहसान किया था कभी नहीं, मोनालिसा पर? कभी नहीं। एहसान कहाँ किया था? क्या किया था फिर? मैंने तो एक आप काम अपना किया हित था। कर रहे थे? मैं अपना हित भी कर रहा था, और दूसरी बात है कि मैं चाह रहा था कि लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए। नहीं तो मेरे पास ना बॉलीवुड के लोगों की कमी है कि मैं उनके पीछे पीछे भागता फिरता। तो 21 लाख रुपए में बॉलीवुड के लोग कहाँ मिलेंगे आपको? मिलेंगे नहीं जो पूरी मिलेंगे, फिल्म ठीक है, करेंगे? नहीं मिलेंगे, लेकिन वो अनट्रेंड लोग तो नहीं मिलेंगे ना हमें इस तरह से। हमें तो अब वो तो कुछ, उसको तो एक लाइन भी बोलना नहीं आता था। कौन खड़ा करता उसके मेरे अलावा, बताओ। लेकिन पॉपुलर तो थी ना? पॉपुलर थी तो ठीक है, लेकिन उसको तो मार के भगा दिया था लोगों ने वहां से। महाकुंभ से कोई गया क्या उसको पूछने के लिए कि तुम्हारे ऊपर कर्जा भी हो गया और आगे तुम क्या करोगे? कौन जाने वाला था वहां? गंगापुत्र ही तो गया था वहां पे। तो मैं ही तो गया वहां पे। कोई अगर लोग जो बोलते हैं कि वो क्या हीरोइन है, क्या पीएचडी कर रखी है, या एनएसडी के स्टूडेंट थी, वो माला बेचने वाली थी। मेरे दिमाग में आया कि अगर इस पे मैं काम करूं, अगर इसको देश में अगर अच्छा नाम दे दूंगा तो आइकॉन बनूंगा। पैसे तो हर आदमी कमाता है, पैसे तो फिल्म बनाने के लिए हर आदमी बनाता ही है ना। कोई भी आदमी जो फिल्म बनाता है, वो चाहे 10 रुपए की क्यों ना हो, वो यही सोचता है मैं मुगले आजम बना रहा हूँ और मैं इससे कमाऊंगा। हर आदमी कमाने के लिए बनाता है पैसा। और मैं अगर फिल्म पैसा कमाने के लिए बनाता हूँ तो इसमें कौन सा गुनाह है भैया? उसमें लग भी तो रहा है पैसा, रिस्क भी तो ले रहा हूँ ना मैं। इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, ब्याज पे पैसे ले रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लाठियां खा रहा हूँ, केस झेल रहा हूँ। तो क्या इतना भी फर्क नहीं कि मैं पैसे ना कमाऊं? आप अपना चैनल चला रहे हो, किस लिए चला रहे हो बताओ? आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो
ये तो धर्म का काम नहीं, आप भी, आपका भी तो कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा ना। तो जाहिर सी बात है, हर इंसान अपने लिए सर्वाइव करता है। आपका तो बिजनेस है, मेरा भी बिजनेस है ना भाई। मैं कोई ये तो नहीं कि मेरी फैक्ट्रियां चल रही हैं, था ना आपका भी एक फैक्ट्रियां मोटिव था चल ना। रही हैं, ऐसा नहीं, वो मेरी फैक्ट्री है। सिनेमा बनाना मेरी फैक्ट्री है। मैं जिसके साथ भी फिल्म बनाऊंगा तो मैं सोचूंगा मेरी फिल्म चले, हिट हो, मुझे भी पैसा मिले और 500 आदमी जो मेरे साथ जुड़ा उसको भी मिले। मतलब इसमें कौन गुनाह आपके है भी क्या? दिमाग में ये चीज थी ना कि ये पॉपुलर फेस है, इसको मैं अपने फिल्म में लूंगा तो मेरी फिल्म चलेगी या लोग ज्यादा देखना पसंद सुनिए, करेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि चलेगी। अब आज देखो सब मिट्टी मिल गया तो इतना रिस्की सिनेमा है। सिनेमा इतना रिस्की जॉब है कि आप उसकी रिजल्ट की गारंटी पहली बार ले ही नहीं सकते हो। आप लैंड खरीदोगे, आपको उसको श्योरिटी रहेगी, जमीन खरीद लोगे, फ्लैट खरीद लोगे, ये सपना है। और सपने पर पैसे लगवाना, सपने पर फिल्म बनाना एक ड्रीम ही तो होता है, कुछ हाथ में तो होता नहीं। वहां पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि फंड कराना और उसको पूरा करना फिल्म को। ये दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब है जो हम लोग करते हैं। मोनालिसा के साथ क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, क्योंकि एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल आदिवासी समाज से आती है, उसको रहना, खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना से लेकर हर चीज सिखाना, देखिए और वो अपनी फिल्म में लेना, मतलब हाँ, कितना चैलेंजेस। नहीं, मुझे जब शुरुआत में था तो शुरुआत क्या हुआ, मुझे नहीं लगा था कि मैं वो इतना, मतलब मुझे लगा जीरो से शुरुआत होगी, लेकिन उस शुरुआत जीरो से नहीं थी, वो शुरुआत थी माइनस से। तो उसको माइनस पर लाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, और उसको दुनियादारी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी उसको एक्सप्लेन करना, उसको बताना। फिर उसको बहुत सारी जो फिल्में थी, अच्छी फिल्में देखने के लिए बताया जाए कि देखो ये एक्सप्रेशंस है, तो ये मत सोचो कि ये फिल्म है, ये सोचो ये अभिनय कर रही है। तो उस लिहाज से उसको मोटिवेट करना। फिर और सबसे बड़ी मुश्किल काम था उसकी भाषा। अब चूंकि फिल्मों में है तो उसको डायलॉग कैसे याद कराने होंगे, तो पहले मैं रिकॉर्ड करके भेजता था लंबे लंबे डायलॉग, वो सुन सुन के उसको याद करती थी। फिर मुझे लगा कि ये तरीका अच्छा नहीं है, तो मैंने उसको प्रॉपर एजुकेशन देना शुरू किया, कम से कम हिंदी पढ़ना सीख जाए ताकि अपने लाइन्स याद कर सके। और ये काम उसने बाखूबी किया, उसने बड़ी जल्दी रिकवर किया। 4 महीने के अंदर वो हिंदी पढ़ना लिखना सीख गई। तो ये हाँ, ये था कि मतलब ये हम उसके नेगेटिव नहीं बोलते हैं कि भाई वो शुरू से ही है। मैं बता तो रहा हूँ कि 1 हफ्ते पहले ही उसने जो झटका दिया है, इसके पहले अगर ये जरा सा भी अंदेशा होता तो आज जिस मानसिक अवसाद से और पीड़ा से गुजर रहा हूँ ये नहीं होता, क्योंकि दिमाग में ऐसा था ही नहीं। मोनालिसा को लेकर था ही नहीं। मोनालिसा को तो सब बहन, बेटी, देवी यही सब लोग मानते रहे, मैं ही नहीं, पूरा देश। आज उसने पूरे देश को शॉक्ड कर दिया। और चैलेंजेस जो था उसके मतलब जीरो से शुरुआत करना तो चलो आसान है उसको, अब मैं माइनस से जीरो पर ला पाया था किसी तरह से, और उसी बीच में खेल हो गया पूरा। ये 2 दिन की शूटिंग क्यों बच गई है अब, और कितने टाइम पहले आपकी बाकी शूटिंग खत्म हो गई थी? अभी 1 महीना पहले देहरादून में खत्म हुआ शूट। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी सीएम साहब ने वहाँ पे पोस्टर भी लॉन्च किया मोनालिसा के साथ में। और 2 दिन का शूट एक्चुअल में दिल्ली का था। मुझे दिल्ली को इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि पॉलिटिकल फिल्म है और इसमें दिल्ली की कहानी है थोड़ी सी। तो चूँकि शूटिंग में उसमें बहुत लोग महीने भर से पजल्ड हो गए थे, बहुत मेहनत करते करते, तो हम लोगों ने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था। हाँ। जो भी हम इधर करने वाले थे 18, 19, 20 3 दिन, लेकिन वो सब सारी चीज़ें अभी तो फिलहाल गर्त में चली गई। अब ये फिल्म लॉन्च होगी या नहीं होगी? देखिए, मैं बड़ी इसमें उलझन में हूँ कि मैं इसको लॉन्च अगर करूँगा भी तो अपने से खुद कर नहीं सकता। चैनल होता है, हर एक चीज़ का सिस्टम होता है। सिस्टम में जाऊँगा तो सिस्टम ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इस फिल्म का बहुत विरोध हो रहा है, मोनालिसा का बहुत विरोध हो रहा है, तो इस फिल्म को हम एंटरटेन नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर इस फिल्म का भविष्य मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा। ये भी कहा जा रहा है कि पब्लिसिटी स्टंट भी है। जो लोग कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट है, किस बात का पब्लिसिटी स्टंट? मोनालिसा ये जो पूरा खेल चला, या मतलब उसे खेल की तरह देख रहे हैं, जो शादी का जो देख रहे हैं, मूवी आने वाली है, हाँ, इस वजह से जो लोग इस तरह का जो स्टंट इसको कह रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको ये बोलना चाहूँगा कि वो लोग अपनी माँ बहनों को जाकर बाजार में बेच दें, और फिर मैं उसको बोलूँगा पब्लिसिटी स्टंट है। आप देख नहीं सकते कि उनके घर का क्या हाल है, पूरे घर में मुर्दा घर जैसा बना हुआ है। और जो लोग इस तरह की शर्मनाक बातें कर रहे हैं, वो एक आदमी भाग रहा है, पुलिस में दौड़ रहा है अपने स्वाभिमान को, अपने ईमान की रक्षा करने के लिए, और उसको लोग पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं। मतलब कितना गिरा हुआ समाज है हमारा, और उस समाज में मैं जी रहा हूँ। ये बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे लोग जहाँ पर सोचने वाले हैं इस तरह के कि इस लेवल पर जाकर पब्लिसिटी स्टंट होती है, तो मुझे लगता है ऐसे लोग अपनी माँ बहनों का सौदा करने में भी ज़रा भी देरी नहीं करेंगे। इसलिए मैं इस सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि इतना घटिया ये सवाल जो लोग उठा रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट, मतलब इंसान बन जाओ भाई, थोड़ा सा तो सोच लो, थोड़ा सा इंसान बन जाओ।
ये भी कहा जा रहा था कि देखिए मोनालिसा का अटैचमेंट अपने मम्मी पापा के साथ काफी ज्यादा था। हाँ, इसमें ये कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखेंगे, क्योंकि एक लड़की जो आज ये कह रही है कि देखिए मुझे अपने पेरेंट्स से खतरा है, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, देखिए मेरे को जान का खतरा है, 5 कैसे कोई एक हाँ, पेरेंट्स के हाँ, खिलाफ नहीं, बोल सकता है? बिल्कुल पेरेंट्स से उसका लगाव था और हमेशा वो अपने किसी पेरेंट्स के बगैर रही नहीं। लेकिन पिछले 5-6 महीनों में जिस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसको बताया गया है कि निकलो यहाँ से, इस बस्ती से निकलो, तुम्हारे लिए बड़ी अलग दुनिया है। उसे सब्ज़ बाग दिखाए गए होंगे, उसे बताया गया होगा कि कहाँ इसमें पड़ी हो, देखो इस हीरोइन ने ये किया, देखो इस हीरोइन ने वो किया। तो बच्ची थी, उसका इस तरह से बहक जाना स्वाभाविक सी बात इसलिए है क्योंकि वो बहुत निचले से और ट्राइब से आती है, जंगलों के रहने वाले लोग। अचानक कहाँ, उनको क्या मालूम क्या हो रहा है उनके साथ, सब अनएक्सपेक्टेड था। और इस तरह से जो उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया, शायद लगता है आज नहीं तो कल, जब उस कभी समझदार होगी तो उसके बाद पता चलेगी कि उसने बहुत गलत किया। आपने इतनी मूवीज उसको देखने के लिए बोला, दिखाया, केरल स्टोरी नहीं दिखाई उसे? नहीं सॉरी, मतलब केरल स्टोरी तो नहीं दिखा पाया था, अगर दिखाता तो शायद उसका फ़ायदा होता। और मुझे एक्चुअल में डाउट नहीं था ना कि हम प्रोटेक्ट क्यों करें, जब वो खुद ही इतनी सिंसियर है और हर एक चीज़ का ध्यान रखती है, तो मुझे नहीं लगा कि उसको कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है या कोई मैं उसको डोज दूं या उसको बड़ा हिंदुत्ववादी बनाना है, वैसा कोई मैटर था ही नहीं। सब अच्छे से चल रहा था, जीवन चल रहा था। और 1 महीने बाद फिल्म रिलीज होने वाली थी, हम लोग इसमें लगे थे कि कैंपेनिंग कहाँ कहाँ करेंगे, रोड शो कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे कैसे मीडिया प्लान करेंगे, हम उसमें लगे हुए थे। हम वहाँ थोड़े जाने वाले थे, जिहादी तो अपना, वो जिहादियों का शिकार, वो लोग अपना शिकार पे तला नजर थी, और हमारे अपने लक्ष्य पर थी कि हम अपना काम, इस फिल्म को कैसे हम पहुँचाएं लोगों तक, ताकि लोगों इन्वायर हों, लव जिहाद के खिलाफ इन्वायर हों, और लोगों में एक जागरूकता आए, खासतौर पे लड़कियों में, जो हमारे सनातन की लड़कियां हैं जो बहुत जल्दी ही मान लेती हैं कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। तो उस लिहाज से मैंने जिस फिल्म का निर्माण किया था उसी के साथ लव जिहाद हो गया। अब क्या एक और मूवीज पे बनाना चाहेंगे, मेरा अब्दुल वैसा नहीं है? नहीं, एक अच्छा मैं टैगलाइन आपने दे दिया, इस पे कोई मूवी नहीं, बनाने देखिए की मूवी सोच? मैं आगे बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा ये मैं अभी खुद से तय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्षति है मेरी जो हुई है, तो मानसिक क्षति जो हुई है, आर्थिक। तो अब आने वाले भविष्य में मैं सिनेमा बनाने के लिए पैसे लगते हैं, सिनेमा बनाना कोई ऐसा तो नहीं मुंह से बोल दिया बन बिल्कुल गया। मजाक नहीं है, मजाक of नहीं है, course। बहुत करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और जितना बड़ा मेरा लॉस हुआ है तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इसको रिकवर कर पाऊंगा कहीं से। तो ये 35 साल की जो मेरी तपस्या थी, उस तपस्या पर उसने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है अभी। कि पीएफआई का आपने जिक्र किया, एक पैसे छापने की मशीन का भी उस तौर पे भी देखा जा सकता है मोनालिसा को, अगर इस एक रैकेट की तरह काम किया जा रहा था तो? हाँ बिल्कुल, वो पंचर पुत्र जो है ना, उसका कोई अपने जान पहचान तो थी नहीं, उसने इसको कैप्चर किया कि चलो कुछ नहीं, कम से कम केरल में तो, क्योंकि केरल में तो सब जिस तरह से वहाँ की सरकारें हैं, हम यहाँ रह के उसको नचाएंगे ही और अपना पैसा कमाएंगे। तो उसने तो अपना हिसाब दिमाग लगा लिया, उसका पंचर अब नहीं जोड़ना पड़ेगा उसको, वो फीता भी कटवाता रहेगा इधर उधर, तो भी उसकी दाल रोटी चलती रहेगी। तो ये एक तरह से पूरा सोची समझी हुई साजिश थी और है, और देश दुनिया के सामने है। और बस यही सबसे निवेदन है देशवासियों से और जो राष्ट्रीय लोग हैं, सनातन से जुड़े लोग हैं, कि इस आवाज़ को दबने मत दीजिए, इस मुद्दे को दबने मत दीजिए। इस पर बड़ी एजेंसियां जब काम करें, बड़े तरीके से जब जांच होगी तो चीज़ें सामने आए और दोषियों को सज़ा भी मिलनी चाहिए। पेरेंट्स चाहते हैं कि कार्रवाई हो इस पर? पेरेंट्स आगे आगे भाग रहे हैं भाई, वो तो अभी गए ना मेरे साथ, वो तो थे भी। बस ये है कि पेरेंट्स की हालत बहुत ख़राब है, खाना पीना उनका छूटा हुआ है, और पब्लिक बोले कि पब्लिसिटी स्टंट है। भाई बाप रे, कहाँ से लाते हो ये सब, हैं? तो बड़ी शर्म की बात है, मतलब इस तरह के सवाल सुनना भी बड़ा शर्म लगता है मुझे। पब्लिक क्या बोल रही कि वो पब्लिसिटी स्टंट है। आज मैं 6 दिन से मैंने देखा कि उसकी माँ ने खाना नहीं खाया, उसको रास्ते से हम लोग लौट रहे थे जब भोपाल से, एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में उसको ग्लूकोज चढ़ाने के लिए, क्योंकि मतलब जितने दिन में था वहाँ पर सिर्फ एक तरबूज का टुकड़ा उसने मेरे हाथ से खाया था बस। उसके गले से खाना नहीं जा रहा, पानी नहीं जा रहा। मैं सोच रहा हूँ दाल ही थोड़ा पिला दो, थोड़ा सा उसके प्रोटीन रहेगा, जिंदा रहेगी। सिर्फ आंखों से आंसू, और बस यही कि बस माफ़ कर दो मुझे सब लोग, ये बहुत गलत किया उसने। तो अब ये सोचो कि ऐसे हालात में जो परिवार हो, उनका बाप जो शेर है, मतलब जिसको हम लोग शेर बोलते थे, हम लोग जयसिंह को शेर बोलते थे, आज वो शेर रो रहा है। हर 5 मिनट पे उसके आंख से आंसू निकलते हैं, कुछ भी बोलते तो रोने लगता है, और पब्लिक बोले ये पब्लिसिटी स्टंट है। भाई कौन सी दुनिया में यार। कितने छोटे छोटे भाई बहन हैं उसके? है उसके 4 हैं मेरे ख्याल से, भाई है एक और 2 बहनें हैं, सबसे बड़ी यही थी।
और उसकी छोटी बहन का भी आपने देखा होगा किस तरह से चिल्ला चिल्ला के रो रही है। और इन सारी चीज़ों के पीछे एक मुल्ला, उसने नहीं सोचा था कि एक सनातन की लड़की पर मैं हाथ डाल रहा हूँ। प्यार तो है नहीं, इस तरह का कोई प्यार होता है कि भाई कहीं आसपास रहे, कुछ मिले जुले, सब प्लानिंग। एक अटैचमेंट होता है ना कि करीब रहने से, उसने तो पूरा प्लान करके ऐसा किया है कि ताकि इस जो आइकॉन बन रही थी उसको खराब किया जाए, खाली उसके अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं आज की तारीख में। फरहान के बारे में पंचर बॉय के अलावा और क्या जानते हैं आप? और ये जानता हूँ कि वो शर्जील इमाम के साथ जो सीए का जो प्रोटेस्ट था उसमें वो शाहीन बाग में वो शायद उनके साथ रहा है। और मैंने सरकार से अपील भी की है कि उसके पुराने वीडियोस निकाले जाएं ताकि उसका आतंकी कनेक्शन जो कहाँ से जुड़ा हुआ है वो चीज़ें सामने आए। और इसके अलावा मुझे ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत अपने आप को सीक्रेट रखते हैं और करीब ना आने के लिए उन लोगों ने परिवार को भी दूर ही रखा कि मेरी भाई फैमिली से भी सनोज मिश्रा को दूर ही रखो, तो आने नहीं दिया, क्योंकि उनको मेरा नेचर पता था कि मैं इतनी जल्दी तो चीज़ों को क्लियर नहीं होने देता जैसे वो लोग सफाई से काम करके चले गए। वो तो कह रहा है कि मोनालिसा अभी भी हिंदू है, मैं अभी भी मुस्लिम हूँ। तुम अगर मुस्लिम हो तो तुम टीका लगा के मंदिर में क्या कर रहे थे? मतलब धर्म को बदनाम करने के लिए खाली गए हुए थे वहाँ पे? मतलब हिंदुओं को जलाने के लिए गए थे, सनातनियों को जलाने के लिए गए थे कि देखो तुम्हारे मंदिर में ही तुम्हारी लड़की से शादी कर रहा हूँ? ये सब क्लेवर माइंड है उसका। और मुझे तो लगता है कि ये जो परंपरा गलत शुरू हुई है ये इसका अंत होना चाहिए और लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी लड़कियों में जागरूकता आनी चाहिए, किस तरह के लव जिहाद का शिकार ना हो। हमारे धर्म में क्या लड़कियों की कमी है? पढ़े लिखे लोगों की कमी है, समझदार लोगों की कमी है, जो किसी आदताइयों के साथ वो चली जाती हैं। बड़ा चिंता का विषय है। और वो तो कहना कि लो तो कुछ भी बोलेगा, वो तो बोल रहा है कि मैं भक्त हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ये हूँ, तो वैसे थोड़े हो जाएगा। वो एक क्लेवर माइंडेड, और मैं सच अभी भी बता रहा हूँ कि अगर इसकी जांच होगी तो अब मैं अगली बार फिर इंटरव्यू देने आऊँगा तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो मैंने कहा था वो सच है। पीएफआई से के साथ उसका कनेक्शन है और स्पष्ट रूप से सबको दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। मतलब इसलिए आप कह रहे हैं कि केरल, बागपत का लड़का केरल में शादी कर रहा है, मध्य प्रदेश की लड़की केरल में शादी कर रही है। केरल इसलिए क्योंकि वहाँ पे पीएफआई का संगठन है, इसलिए केरल सबसे सिक्योर जगह लगी। इस एक ही बात नहीं है, दो ही चीज़ें नहीं है, इसके पीछे और भी है कि वो पंचर जोड़ने वाले के पास पैसे कहाँ से आए, हवाई जहाज के टिकट कहाँ से हो रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट कहाँ से हो रहे हैं, इसके पीछे क्या है? कौन सा इवेंट? और वो फिल्म के लिए पैसे भी दिए होंगे इनको, एग्रीमेंट किया, ये पैसा लो, ये चेक लो, इनको जहाज का टिकट जा रहा है, तो उसकी औकात है क्या 2 कौड़ी के आदमी की? अगर इसके पीछे पीएफआई जैसे संगठन नहीं है, उनको फंडिंग नहीं हो रही है। अभी छांगुर बाबा के बारे में अगर ये सब राज नहीं खुला होता और उसके बारे में कमेंट करता तो बोलते अरे कैसे बोल रहे हो आप, कैसे बोल रहे हो आप? जब पूरा खुलकर सामने आ गया तब वही चीज़ें सामने आ रही। तो ये बात भी स्पष्ट है। इन सवालों के जवाब भी क्या है किसी के पास, क्या कि उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन से कमाई कर रहा है, कौन सी फिल्म में उसने काम किया है, उसका धंधा क्या है, उसका रोजगार क्या है? जो इतने पैसे खर्च कर रहा था, वो इवेंट बड़े बड़े कर रहा था, प्रेस मीडिया बुला रहा था, नाश्ता कराने तक का पैसा जिसके पास ना हो। या तो उसके देखो खातों की जांच होगी तो पता चलेगा कि पैसा कहाँ से आया सारा। ये चीजें क्लियर होंगी और होगा जरूरी, क्योंकि मैं लगा हूँ, अंतिम समय तक लगा रहूंगा मैं। मोनालिसा के फादर को कितना पैसा मिला? मतलब मोनालिसा को कितना पैसा देखिए, मिला? पैसे कौड़ी के हिसाब के बजाय हमें इस मुद्दे पे बात करनी है कि जिस तरह से धर्मांतरण हुआ है, मैं पैसे कौड़ी का हिसाब नहीं करने जाता हूँ वहाँ पे। और मुझे नहीं लगता है कि मुझे उनकी इस तरह व्यक्तिगत जिंदगी में झांक कर देखना चाहिए कि उनको किसने क्या दिया क्या नहीं दिया। मैं उनको बाउंडेशन में कभी नहीं रख सकता था और ना रखता था मैं कि आप किसी तरह बाउंड रहो। जहाँ भी डील उनको समझ में आती थी वो कर लेते थे। अगर आपको भनक लगती तो इतना बड़ा खेल होता? कभी नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता। ये इतना स्पेस कैसे मिल गया? क्योंकि आप तो स्पेस इसलिए, हाँ स्पेसली मिला कि उन लोगों ने मेरे से डिस्टेंस बना दी और मुझे भी लगा कि जो हमारे साथ फैमिली के साथ, उनके मोनालिसा के फैमिली के साथ, इसलिए डिस्टेंस बना दी। मुझे लगा भाई जब लोग मुझसे कोई राय मशवरा नहीं करना चाहते हैं तो मैं बीच में बार बार क्यों कूदूं। मेरे पास कई सारे सवाल थे। मैं एक दो बार मैंने पूछने की कोशिश भी की कि भाई लड़की को जो हिंदी जब बोलना नहीं आ रहा तो आप तेलुगु तमिल मलयालम कैसे लेके जा रहे हो? लड़की को जब भी एक्टिंग नहीं आ रही है तो उसको काहे लिए वहाँ बोला कैसे एक्टिंग कराएंगे, ज़रा मुझे बताएं तो। स्क्रिप्ट तो दे मुझे, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, कब शूटिंग हो रही क्या है, मुझे एक बार जानकारी तो होनी चाहिए ना। लेकिन जब इन चीज़ों की जानकारी मुझे नहीं देते थे लोग तो मुझे लगा कि मैं शायद बिना वजह बीच में कूद रहा हूँ। इसलिए मैंने फिर ज़्यादा इंटरफेयर करना बंद कर दिया। फिर अब लगता है उनके फादर को कि हमने नहीं बताकर आपको गलती की? हाँ लगता है, बिल्कुल लग रहा है। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, अब क्या कह सकते हैं, जब नुकसान होना तो हो गया, नुकसान तो हो गया उनका जी। और इस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता, नहीं कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं हो सकती। इतने एग्जाम्पल हमारे देश में है, 35 टुकड़े, फ्रिज, न जाने क्या क्या, उसके बावजूद
क्यों आपको ऐसा लगता है कि क्या वजह है इसके पीछे कि लड़कियां, सनातन लड़कियां जो हैं वो ट्रैप में फंस जाती हैं, या पीएफआई जैसे संगठन जो है, पूरा जो गिरोह होता है पीछे काम करता है, एक टारगेट फिक्स करके जो कार्य किया जाता है, उसके ट्रैप में आ जाती है? क्यों? क्या देखिए, वजह पहली इसके बात, पीछे? सबसे बड़ी बात जो है वो घर की जो माहौल, जो परिवेश होता है, वहाँ पर अगर आप चीज़ों को इन्वायर नहीं करते हैं, अपने फैमिली में अपने बच्चों को नहीं बताते हैं, अपने धर्म के बारे में नहीं बताते हैं, आप ये नहीं बताते हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम धरती पर सबसे श्रेष्ठ हैं, हम क्षमाशील हैं, हम क्षमा करते हैं लोगों को, हम काटना मारना नहीं सिखाते, हम जिंदगी शांति से जीना सिखाते हैं लोगों को। हमारे यहाँ आध्यात्म है, हमारे यहाँ योग है, हमारे यहाँ ध्यान है। अगर आप ये चीज़ें नहीं बताते हैं तो कोई भी विधर्मी आदमी आकर, कोई क्रिश्चियन आएगा, वो बोलेगा तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, आदमी तुरंत कन्विंस हो जाएगा, क्योंकि उसको अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि हम अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में, अपने सनातन के बारे में शिक्षित नहीं करते उनको। और ख़ासतौर पे जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको तो बहुत जल्दी कन्विंस किया जा सकता है। बीच के लोग थोड़ा सही रहते हैं, पूजा पाठ करने वाली लड़कियां हैं जो, लेकिन जो बहुत हायर एजुकेटेड हो जाती हैं वो बोलती है मेरा तो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लाइफ, ये सब बातें होने लगती हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कारगर ये है कि एक बार तो बताया जाए। मैंने फिल्म जो बनाई द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल पिछली बार, उसमें मैंने इन सारे मुद्दों को उठाया था, और इसलिए मैं तब से टारगेट पर हूँ, और इस बार भी मैं टारगेट पे का निशाना बन गया। तो मोनालिसा के परिवार से जब आप मिलते हैं तो लगता है कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं कमी थी, परवरिश में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दिक्कतें थी, सनातन को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, हिंदू कल्चर, पूजा पाठ, वहाँ उस चीजों की कमी? पूजा पाठ सब चीजें हैं, उनकी लाइफस्टाइल ही वैसी है ना। अच्छा। अब लाइफस्टाइल ट्राइब्स की क्या हो सकती है, वो तो बैठ के घर में, उनको तो जिंदगी में ऐसा कभी ऐसी घटना हुई होती तो पता चलता। अब जैसे एक घटना हो गई तो लोगों में जरूर जागरूकता आएगी, सब बच्चे जहाँ के जो हैं कबीलों के वो सब जाग रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ ना हो, लेकिन कभी हुआ ही नहीं था, तो उनको नहीं लगा कि कभी कुछ ऐसा शिक्षा देने की, बताने तो कभी की एक ऐसी लड़की निकली भी नहीं होगी ना, कभी नहीं निकली, वायरल हो गई, ऑफ कोर्स सब चीजें इतनी पूरी दुनिया उसे जानती है पहले। हाँ, मतलब उजाला भी हुआ तो बहुत नीचे गहराई में जाकर, और उसके बाद जो चीज़ें हुई वो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड थी, चाहे उसका वायरल होना, चाहे उसका फिल्मों में जाना, और चाहे उसका इस तरह से लव जिहाद की घटना में उसका शामिल होना। जी। ठीक है, अब आगे, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है, क्या चाहते हैं सनोज मिश्रा? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जब जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन से सारी चीज़ें मैंने लिंक करके लोगों के सामने रखी, और देश दुनिया में मैंने बात बताने की कोशिश की है कि हमें अपने धर्म के बारे में, हमारे लिए धर्म सर्वोपरि है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि मेरे लिए कुरान सबसे ऊपर है, तो मुझे मेरे लिए भी धर्म पहले है, संविधान बाद में है। तो थोड़ा सा धार्मिक बन जाइए, क्योंकि जो हमारा सनातन है वो सबसे श्रेष्ठ है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई वो मुझे कोई लाभ नहीं लेना है। मैं अपने सिनेमा में खुश हूँ, अपने तरीके से फिल्म बनाता हूँ और अकेला हूँ, क्योंकि बॉलीवुड में मेरी जैसे विचारधारा के लोगों की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। तो मैं अलग थलग हमेशा रहता हूँ, मेरी अपनी सत्ता है, मैं अपने तरीके से जीता हूँ। लेकिन ये जो ये डिच हुआ है बहुत बड़ा, जो इतना बड़ा जो कुठाराघात हुआ है हमारे पर, जो जिस तरह से हमें धकेलने की कोशिश की गई है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव जी से और माननीय योगी जी से, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इस बारे में, चूँकि धर्म का मामला है, सनातन का है, और इसके पीछे मेरी मंशा बहुत पवित्र रही है जो लोग आप लोगों के सामने हैं। आज मैं संकट में हूँ इस फिल्म के भविष्य को लेकर और इसके कर्जे को लेकर, तो वो अलग मैटर है, लेकिन मैं लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ कि इन लोगों को बेनकाब किया जाए जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, ताकि और लोगों में ये मैसेज न जाए कि ये एक प्रेम विवाह था। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सनोज मिश्रा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ कड़क बेधड़क में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।